Today we have to discuss lecture number 11, biomolecule. This is the topic which we are discussing, and today we have to discuss point number 14.3.6. Refer to page number 314 of your textbook. तो आप क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 314 ये निकाल के रखो। तो ये है पॉइंट एंजाइम्स। इसी के लिए देखो मैंने एक शब्द लिखा है बायो कैटलिस्ट, राइट। ऐसा क्यों लिखा है? तो इसके लिए पहले आप डेफिनेशन, तो आप सब क्या करो, मेरे साथ आप डेफिनेशन बोलते चलो। क्या लिखा है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक बार बोल के देखो, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और बिना देखे आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, वो लिख कर देखो। ठीक, एक बार आप लिख के देखोगे तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको एकदम पाठ हो जाएगी। अब एंजाइम का काम क्या है? दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, और उससे क्या होगा, दे विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच वी नीड फॉर आवर वर्किंग। तो एंजाइम जो है उसको बोला है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऐसा क्यों कहा है मालूम है? क्योंकि हमारा जो शरीर है इसके अंदर में बहुत सारी रिएक्शन हो रही है। A very large number of chemical reaction are taking place in our body. हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। Without enzyme, living processes will be very slow to sustain life. यदि ये एंजाइम नहीं रहा तो ये जो प्रोसेस हमारे शरीर में हो रही है वो बहुत ही स्लो होगी, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन लाइफ। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि समझ लो हम जो भी खाना खाते हैं, व्हाट एवर मील विल टेक, आप समझ लो ऐसा हुआ कि एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, ये जो हमने खाना खाया इसको डाइजेस्ट होने में कितना समय लगेगा? ऐसा आप अज्यूम करो कि समझ लीजिए नहीं है हमारे शरीर में एंजाइम, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली सोचो कि कितना समय लगेगा इस एक बार के खाने को डाइजेस्ट होने में। तो इसको लगते हैं लगभग 50 साल, 50 ईयर्स, राइट। एक बार का जो हम भोजन करेंगे वो भोजन को डाइजेस्ट होने में 50 साल लग जाएंगे। फिर आपके मन में सवाल आएगा, ये तो अच्छी बात हो गई, एक बार भोजन कर लो या पूरी जिंदगी में एक दो बार भोजन करने की आवश्यकता, हाँ, तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं, हमको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक है प्रोटीन, जो हमारे शरीर में कई प्रकार से काम करते हैं। इसके पहले बायोमॉलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की, हमने प्रोटीन के बारे में चर्चा की, मैंने आपको प्रोटीन के फंक्शन बताए थे। सो वी नीड कार्बोहाइड्रेट, वी नीड फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर हमको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हैज वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी। प्रोटीन बहुत प्रकार से काम करता है, एंटीबॉडी जैसा भी काम करता है।
हमारे शरीर के लिए आवश्यक है मिनरल, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है विटामिन। यदि समझ लो हमने भोजन ही नहीं लिया तो ये सारी चीजें हमको मिलेंगी नहीं, और फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन लाइफ। और इसलिए क्या बोला है कि विदाउट एंजाइम्स, एंजाइम नहीं रहा, लिविंग प्रोसेसेस वुड बी वेरी स्मॉल टू सस्टेन लाइफ, तो हमारा जीवित रहना संभव नहीं होगा। और एक और एग्जांपल आपको बताता हूं कि जिसके मदद से आपको ये समझेगा कि एंजाइम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जैसे ऐसा है, हाइड्रेशन ऑफ CO2 इन रेड ब्लड सेल, ऐसी रिएक्शन होती है। अब ये जो रिएक्शन है, अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म पर हवर, 200 मॉलिक्यूल। नो एंजाइम इज प्रेजेंट, कोई एंजाइम नहीं है। और समझ लो यदि सेम रिएक्शन इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स, ये कैटलिस्ट एंजाइम है। अब आप बताइए या विचार कीजिए कि रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी। अभी मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन, हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेड ब्लड सेल, उसका स्पीड है 200 मॉलिक्यूल पर हावर। तो यदि कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स, ये कैटलिस्ट हम, ये एंजाइम हम लेते हैं, एंजाइम यानी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट शब्द गलत नहीं है, दोनों में क्या अंतर है वो भी आपको बताता हूँ। तो आप सोच सकते क्या रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। रिएक्शन की स्पीड है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। तो विदाउट एंजाइम जो कुछ भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारे शरीर में हो रही है वो होना और हमारा जीवित रहना संभव नहीं था। इसके लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके पहले क्या बताया कि वॉट एवर मील विल टेक, it will take 50 years to digest that meal if there is no enzyme in the digest tract। यदि हमारे डाइजेशन ट्रैक में एंजाइम नहीं रहे तो उसको 50 साल लगते। तो इससे आपको एंजाइम का महत्व समझ में आया होगा। और कौन सा एंजाइम आपको मालूम है कि जो आपने सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना है, बायोलॉजी के विद्यार्थियों को तो पक्का मालूम है इंसुलिन। वो क्या करता है इंसुलिन, वो कहां से मिलता है उनको, पैनक्रियाज। और इंसुलिन क्या करता है, इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, जो कुछ भी ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने का वो काम करता है। एक और एंजाइम है एमाइलेज, विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा, और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट स्टार्च टू ग्लूकोज। तो स्टार्च का रूपांतर वो ग्लूकोज में कर देता है। तो ये 3-4 एंजाइम के मैंने आपको एग्जांपल बताए, जिसकी मदद से आपकी ये ख्याल में आया होगा कि हमारे शरीर में एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। अब ये जितने एंजाइम है ना, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये जो शब्द है ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ध्यान से पढ़ के रखना है इसको, ये शब्द बहुत ही काम का है। अब एंजाइम और कैटलिस्ट, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है। एंजाइम एज वेल एज कैटलिस्ट enhance the rate of chemical reaction or alter the rate of chemical reaction, right? सिर्फ होता क्या है कि जो कैटलिस्ट है, जैसे समझ लो इनऑर्गेनिक एसिड है, HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है एंड सो ऑन। तो वो क्या करते हैं, तो ईस्टर है, एसिटाल है, अमाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, एसिटाल, अमाइड
can be carried out, etc. can be carried out by using inorganic acid, उसी को बोलते हैं मिनरल एसिड। तो कोई भी एक एसिड रहा, इट कैन हाइड्रोलाइज ईस्टर एसिटाइल अमाइड। व्हाट अबाउट एंजाइम? समझ लो, ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम अमाइड और एसिटाइल में, एसिटाइल के हाइड्रोलिसिस के लिए काम में नहीं आएगा, राइट? ये दोनों में डिफरेंस है। और इसलिए क्या वाक्य मालूम है? एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो जो एंजाइम ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के लिए काम में आएगा वो अमाइड के लिए काम में नहीं आएगा। एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन and for a particular substance. Enzyme differ from other type of catalyst is being highly selective and specific. आपको एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसा ना अभी आपको एक मैंने एंजाइम बताया था, उसका नाम था अमाइलेज। ये क्या करता है? जो स्टार्च है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेगा and will produce glucose। पर जो सेलुलोज है, अब दोनों का फार्मूला सेम है। इसके पहले जो हमारे लेक्चर हुए हैं, आप लेक्चर नंबर 1 सुनना। स्टार्च और सेलुलोज दोनों का फार्मूला सेम है, पर C6H10O5। पर ये जो अमाइलेज है ये सेलुलोज का रूपांतर ग्लूकोज में नहीं करेगा, राइट? और इसलिए बोला है कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। मोस्ट एंजाइम कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन और वन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जो एंजाइम है, द एंजाइम दे आर नेम फ्रॉम द क्लास ऑफ कंपाउंड इन रिएक्शन। अब 3000 प्रकार के एंजाइम है, लगभग 3000। उसमें से 300 प्रकार के जो एंजाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो जैसा ना माल्टोज है, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम, जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है माल्टेज। तो ये माल्टोज, इसके ऊपर से जो एंजाइम है उसका नाम आ गया माल्टेज। और इसलिए मैंने बोला दे आर नेम फ्रॉम द क्लास ऑफ द कंपाउंड इन ए रिएक्शन। अब एंजाइम माल्टेज जो है वो क्या करता है? माल्टोज का रूपांतर ग्लूकोज में कर देगा, पर नो अदर एंजाइम कैन कैटालाइज इट्स हाइड्रोलिसिस। माल्टोज का रूपांतर ग्लूकोज में दूसरा और कोई एंजाइम नहीं कर सकता। और इसलिए क्या आपको बताया आपको? दे आर नेम फ्रॉम द क्लास ऑफ कंपाउंड इन ए रिएक्शन। फिर है कि ये जो कैटालिस्ट है ये बहुत, मैंने जो एंजाइम है वो कोई भी रिएक्शन को बहुत स्पीड से करते हैं। पहले जो हमने शुरुआत की थी कि विदाउट एंजाइम द लिविंग सिस्टम लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो होता क्या है कि जैसे हमने इसके पहले कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल लिखा था, सुक्रोज, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके लिए जो कैटालिस्ट है वो है सुक्रेज, राइट? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करो तो क्या मिलता है? याद आ रहा है आपको? कुछ लेक्चर नंबर 2 में बताया था, हाँ? तो इसके लिए जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो if the reaction is carried out in absence of catalyst, सुक्रेज नहीं है, तो यह है रिएक्टेंट, यह है ट्रांजिशन, यह है प्रोडक्ट। The reactant has to pass through transition state to form the product. तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी है for the conversion of sucrose to ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वो है 6.22 किलोजूल पर मोल। तो रिएक्टेंट को ये जो बैरियर है इसको पास करना पड़ेगा, तब जाके
प्रोडक्ट मिलेगा। और समझ लो, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सुक्रेज, तो क्या होता है, रिएक्शन जो है देखो ये है, इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है 2.15 किलो जूल पर मोल। आप बताइए कहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल ये बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं? जब बैरियर ये है तब, कि बैरियर ये है तब। जब बैरियर छोटा रहेगा, more number of reactant molecule can cross the barrier and product will be formed। और इसलिए आज के डिस्कशन में जो आपको शुरुआत में एग्जांपल बताया, तो अब आपके ख्याल में आया होगा कि जो एंजाइम रहता है दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड सो more and more number of reactant molecules can take part in the reaction। So enzyme reduce activation energy, हाँ, और इसलिए more number of molecules can take part in the reaction। अब लास्ट पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि आखिर ये एंजाइम जो है ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म। ये बात आप केयरफुली सुनिए। देखिए क्या होता है कि समझ लीजिए दिस इज द सबस्ट्रेट, सॉरी दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है। ये एंजाइम में ना ऐसी एक या एक से ज्यादा एक्टिव साइड रह सकती है। दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम है। और इसमें ये जो है ये है एक्टिव साइड। तो जो सबस्ट्रेट रहता है वो सबस्ट्रेट और ये एंजाइम, इसकी अरेंजमेंट लॉक एंड की जैसी रहती है। यानी जैसा ताला रहेगा तो ताले को खोलने के लिए वही चाबी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट वो साइड पे बाइंड हो सकता है, वही यहां पर अटैच हो सकता है, बाकी नहीं। सो एन एंजाइम में कंटेन वन और मोर active site which bind a particular type of substrate। अब ये substrate है, देखो this is the substrate, ये पहला substrate है which can fit into this, और ये दूसरा substrate है, ऐसा समझ लो। तो अब क्या होगा, ये जो substrate है let us call it as S1, this one as S2, this is the substrate, yes। फिर क्या होगा, इसका कन्वर्शन क्या हो जाएगा कि एंजाइम और कॉम्प्लेक्स इसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट इसके बीच में कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। इसको ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो ईएस कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है ना दे विल फिट इनटू दिस, यहां फिट हो गया ये S1, और ये पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट ही इसमें फिट हो सकता है। और ये फिट होने के बाद में ये जो तैयार हुआ इसको बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, ये वाला। और फिर ये S1 और S2 दे विल कंबाइन एंड व्हेन द एनर्जी इंक्रीजेस देयर इज सेपरेशन। ये एंजाइम वाला हो जाएगा एंड it can be again used for other substrate। ये बाकी सबस्ट्रेट के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोनों कंबाइन हो गए, और दोनों कंबाइन होके ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, यह है प्रोडक्ट। और ये जो एंजाइम है इट इज अगेन यूज फॉर अदर सबस्ट्रेट टू फॉर्म द बॉन्ड। एंजाइम वापस मिल गया। इस प्रकार से ये एंजाइम जो है ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो ये हो गया सब एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम जो है इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है न्यूक्लिक एसिड। आज का डिस्कशन यहाँ रोकता हूँ। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं।